नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 10 का चैप्टर 4 जो है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। और इस पार्ट के अंदर एक 13 से 14-15 साल की एक लड़की एन फ्रैंक जो है उन्होंने सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान हिटलर और उसकी नाजी पार्टी के द्वारा यहूदियों पर किए गए अत्याचार के ऊपर एक डायरी लिखी है। और ये डायरी बहुत ही फेमस डायरी है। उसके अंदर इस छोटी सी लड़की ने क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, ये सारा का सारा इस डायरी के अंदर हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के हमारे इस लेसन के अंदर क्या है खास। बिफोर यू रीड, आपको पाठ पढ़ने से पहले इसके अंदर कुछ पाठ से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रखी है। इसको बहुत ही केयरफुली आपको पढ़ना है। इनमें से प्रश्न अक्सर आते हैं। एनलिस मैरी एन फ्रैंक, उनका जन्म जो है वो आपको ये डेट याद रखनी है। 12 जून 1929 को इनका जन्म हुआ था। और इनकी डेथ जो है ये कंफर्म नहीं है कि फरवरी और मार्च के अंदर जो है 1945 के अंदर, यानी लगभग 15 साल की उम्र में जो है इनकी डेथ हो गई थी। वाज ए जर्मन बोर्न जूइश गर्ल, जिनका जन्म जो है वो जर्मनी के अंदर हुआ था, जो एक जूइश एक यहूदी धर्म में पैदा हुई एक लड़की थी। who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II। और ये डायरी जो है इन्होंने तब लिखी थी जब वह अपने परिवार और 4 दोस्तों के साथ एम्स्टर्डम, जो कि नीदरलैंड की राजधानी है, वहाँ पर ये लोग सेकंड वर्ल्ड वार के अंदर छुपे हुए थे। और छुपे हुए थे तब उन्होंने ये डायरी जो है वो वहाँ पर लिखी थी। हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम, उसका परिवार जो है वो एम्स्टर्डम चला गया था। आफ्टर द नाजी गेन पावर इन जर्मनी, कि जैसे ही नाजी पार्टी ने जर्मनी के ऊपर जब कब्जा किया, वहाँ उनकी सरकार आई, तो उसके बाद उन्होंने यहूदियों के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया। और तब इनका परिवार जो है वो एम्स्टर्डम वहाँ से चला गया था। बट वर ट्रैप्ड, लेकिन ये वहाँ पर ट्रैप हो गए थे, उनको पकड़ लिया गया था वहाँ पर। वैन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू नीदरलैंड्स, जब नाजी पार्टी जो थी उसका शासन जो था वो विस्तार हो गया था, उसके शासन का विस्तार जब नीदरलैंड तक हो गया था, यानी जर्मनी से निकल करके उनका शासन जो है वो नीदरलैंड में भी जब फैल गया था, तो वहाँ पर उनको जो है वो पकड़ लिया गया था, ट्रैप कर लिया गया था। और उसके बाद उनके साथ में किस प्रकार का व्यवहार जो है वो किया जाता है। एज persecution against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building। कि persecution का मतलब होता है एक प्रकार से प्रताड़ित करना, अत्याचार करना। अगेंस्ट द जूविश पॉपुलेशन इंक्रीज, कि जैसे जैसे यहूदी लोगों की पॉपुलेशन के ऊपर जो नाजी पार्टी जो थे उनका अत्याचार बढ़ता जा रहा था, तो इनका परिवार जो था वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942, कि 42 के अंदर, जुलाई 1942 के अंदर इनका परिवार जो है किसी गुप्त स्थान के ऊपर छुपने के लिए चला गया था। और ये कहाँ छुपे थे? हाइडिंग रूम्स, कुछ छुपे हुए कमरे थे। इन हर फादर ओटो फ्रैंक ऑफिस बिल्डिंग, कि उनके पिता एन फ्रैंक के फादर जो हैं ओटो फ्रैंक के ऑफिस के अंदर कुछ छुपे हुए मकान थे, उनके अंदर ये छुप गए थे। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, और वहाँ पर ये लगभग 2 साल तक वहाँ पर छुपे रहे। द ग्रुप वाज बिट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम, और वहाँ पर उनका जो ग्रुप जो था उसको बिट्रे कर दिया गया, यानी किसी ने उनको धोखा दे दिया, उनकी सूचना जो है वो बता दी गई नाजी पार्टी के लोगों को, और फिर उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया गया वहाँ से। कहाँ पर? कंसंट्रेशन कैंप्स। ये कंसंट्रेशन कैंप्स क्या है कि यहूदी लोगों को मारने के लिए हिटलर के द्वारा बनाए गए कुछ ऐसे कैंप्स थे, कुछ ऐसे मकान थे, गैस चैम्बर जो थे, उनके अंदर पहले तो यहूदी लोगों से बहुत अधिक मात्रा में जो है वो काम करवाया जाता था, और उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता था। और जब ये लोग बिल्कुल एकदम थक जाते थे, काम करना बंद कर देते थे, तब इनको जो है उन कंसंट्रेशन कैंप के अंदर डाल करके इनको मौत के घाट उतार दिया जाता था। तो उनको वहाँ से पकड़ करके उन कंसंट्रेशन कैंप के अंदर जो है वो डाल दिया जाता है। वेयर एन डाइड, और जहाँ पर एन जो है, एन फ्रैंक जो है, उनकी मृत्यु हो जाती है टाइफस नाम की एक बीमारी के द्वारा। और बर्गन बेल्स वो जगह है जहाँ पर ये कंसंट्रेशन कैंप बना हुआ था। विद इन द डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गोट फ्रैंक, और उन्हीं दिनों यानी उनके आसपास ही जो है लगभग जो है उसकी सिस्टर, बड़ी सिस्टर मार्गेट जो थी, उसका भी निधन जो है वहाँ पर हो गया था। हर फादर ओटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप,
और वो जो ग्रुप जो था 30-35 लोगों का ग्रुप जो था, उसके अंदर केवल उसके फादर जो थे ओटो, वो ही केवल एक सर्वाइवर के रूप में, एक जीवित के रूप में वहाँ से बचते हैं। रिटर्न टू एम्स्टर्डम, और वो एम्स्टर्डम वापस लौटते हैं। वैन आफ्टर द वर्ल्ड आफ्टर द वार एंडेड, जब युद्ध समाप्त होता है तो वो वापस एम्स्टर्डम अकेले ही लौटते हैं। टू फाइंड दैट हर डायरी, और उन्हें वो डायरी वहाँ पर मिलती है, हैड बीन सेव्ड, जो बच गई थी, यानी वो डायरी नष्ट नहीं हुई थी। कन्विंस दैट इट वाज ए यूनिक रिकॉर्ड, और वो इसके कन्विंस्ड हो जाते हैं, कायल हो जाते हैं। जब वो डायरी को पढ़ते हैं तो उसने बहुत अच्छी बातें उसमें लिखी थी, तो वो सोचते हैं कि एक यूनिक रिकॉर्ड है, कि यहूदियों के ऊपर किए गए अत्याचार का एक अलग ही डॉक्यूमेंट्स है, यूनिक डॉक्यूमेंट्स है, इसके जैसा कोई दूसरा डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा। तो फिर वो ही टुक एक्शन, वो एक एक्शन लेते हैं, वो फैसला लेते हैं टू हैव इट पब्लिश इन इंग्लिश, कि वो इसे इंग्लिश में पब्लिश करवाएंगे, इसको एक बुक के रूप में छपवाएंगे, अंडर द नेम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, और उसका नाम दिया गया द डायरी ऑफ यंग गर्ल, कि एक युवा लड़की की डायरी के नाम से इसको जो है अंग्रेजी भाषा के अंदर इसको छपवाया गया। द डायरी वाज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर हर 13 बर्थडे एंड chronicles of events of her life from 12 June 1942 until its final entry of 1 अगस्त 1944। ये डायरी जो थी उनको 13वें जन्मदिन के ऊपर जो है वो एन फ्रैंक को दी गई थी। और क्रॉनिकल्स का मतलब होता है कि डेट वाइज, यानी क्रमिक रूप से उसके अंदर घटनाओं को लिखा गया था। और वो कब से लिखा गया था? 12 जून 1942 से उन्होंने लिखना शुरू किया था। और इसकी फाइनल एंट्री जो थी वो 1 अगस्त 1944 तक की घटनाओं का इसके अंदर जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें जिक्र किया गया था, उनके अंदर बताया गया था। इट वाज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम द ओरिजिनल डच इनटू मैनी लैंग्वेजेस, और ये ओरिजिनल रूप से ये जो है वो डच भाषा के अंदर लिखी गई थी, और इनका कई भाषाओं के अंदर जो है अनुवाद किया गया। एंड बीकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड्स बुक्स, और ये जो है वो संसार की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक बन गई। देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, और इसके ऊपर कई फिल्में भी बनी हुई है। एंड टेलीविजन्स एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शन, और इसके ऊपर कुछ टीवी चैनल्स के जो टेलीविज़न सीन्स बने हुए हैं। थिएट्रिकल प्रोडक्शंस, कुछ जो थिएटर का मतलब नाटकीय जो चीज़ें जो हैं वो भी इसके ऊपर बने हुए हैं। एंड इवन एन ओपेरा, ओपेरा जो है वो ये भी एक प्ले होता है, म्यूजिकल प्ले होता है, वो इसके ऊपर बने हुए हैं। बेस्ड ऑन द डायरी, इसी डायरी के ऊपर ये चीज़ें जो बनी हुई है। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ ए मैच्योर एंड इनसाइट माइंड, और ये डायरी जो बहुत ही अच्छे तरीके से इसके अंदर जो है एक 13 साल की लड़की के द्वारा लिखा हुआ वर्क है, लेकिन इसके जो मैच्योरिटी है, यानी काफ़ी मैच्योर तरीके से इसको लिखा गया है। और इनसाइटफुल माइंड, यानी बहुत ही अच्छे मन स्थिति के अंदर जो है इसको लिखा गया है, बहुत ही गहराई से बातों को इसके अंदर लिखा गया है। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन, इंटीमेट का मतलब होता है आंतरिक या गहराई से, क्लोजली जो है वो एग्जामिन करती है, चीज़ों को बारीकी से जांच करती है। ऑफ डेली लाइफ, यानी दिन प्रतिदिन की जो घटनाएं हैं उनका बहुत ही बारीकी से अध्ययन करती है। अंडर नाजी ऑक्यूपेशन, नाजियों के शासन के दौरान एन फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउनेड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम्स, और एन फ्रैंक जो है वो बन गई है सबसे प्रसिद्ध, रिनाउंड का मतलब प्रसिद्ध, एंड डिस्कस जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा डिस्कस किया गया है, ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम। होलोकॉस्ट जो है इसका मतलब होता है जो जो वहाँ की जो घटनाएं हुई थी, नरसंहार हुआ था, उसकी विक्टिम के रूप में ये सबसे प्रसिद्ध बन गई है, और सबसे ज़्यादा डिस्कस जो है इसके ऊपर किया गया है। तो ये तो था बिफोर यू रीड। अब हम जो है वो पढ़ते हैं इस पार्ट को, कि इस पार्ट के अंदर जो है वो क्या बताया गया है। राइटिंग इन ए डायरी इज़ ए रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी, कि डायरी लिखना मेरे जैसे व्यक्ति के लिए एक स्ट्रेंज अनुभव था, एक अजीब ही अनुभव था। नॉट ओनली बिकॉज आई नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, इसलिए नहीं कि मैंने आज से पहले कुछ नहीं लिखा था इसलिए मेरे लिए अजीब चीज़ थी। बट ऑल्सो बिकॉज, लेकिन क्योंकि इट सीम टू मी, मुझे ऐसा लगता था, दैट लेटर ऑन, की बाद के अंदर, नाइदर आई नोर एनीवन एल्स, कि ना तो मैं और ना ही कोई और, विल बी इंटरेस्टेड, इसके अंदर इंटरेस्टेड होगा, इसके अंदर दिलचस्पी कोई नहीं दिखाएगा, न तो मैं और न कोई और, इन द मसिंग्स ऑफ 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल,
कि जो 13 साल की स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची के जो विचार हैं, मशीन्स का मतलब होता है विचार, कि उन विचारों के अंदर शायद बाद में ना तो मैं और ना कोई और जो है वो शायद ही कोई इंटरेस्ट दिखाएगा। इसलिए ये एन फ्रैंक के लिए डायरी लिखना एक अलग प्रकार का एक्सपीरियंस था। ओ वेल, अरे अच्छा, इट डजेंट मैटर, कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि हमें अपने काम को करते रहना चाहिए, अच्छा काम हमेशा करते रहना चाहिए, क्या फ़र्क पड़ता है कि लोग क्या सोचते हैं। आई फील लाइक राइटिंग, कि मुझे मेरा जो है मन हो रहा है, लिखने का मेरा मन कर रहा है। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। ऑफ माई चेस्ट इसका मतलब ये होता है कि मेरे पास जो भी विचार है या मेरा जो मन का जो बोझ है उसको हल्का करना मेरे लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है, मेरे लिए ग्रेटर नीड है, कि मेरे कुछ आंतरिक भाव हैं उनको व्यक्त करना मेरे लिए बेहद ज़रूरी है। तो एन फ्रैंक जो है डायरी लिखने का उनका कारण क्या था, एक तो ये था कि उनके अंदर कुछ ऐसी भावनाएं जो थी जो वो किसी को बताना नहीं चाहती थी, तो वो अपनी डायरी में लिख देना चाहती थी। तो यही वजह थी कि वो डायरी लिखना चाहती थी। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, ये भी एक अच्छी बात है कि पेपर जो होता है उसमें लोगों से ज़्यादा सुनने की ताकत होती है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग, मैंने ये सेइंग जो थी, ये कहावत जो थी, इसके ऊपर विचार किया। ऑन वन ऑफ दोज डेज, उन दिनों, व्हेन आई वाज फीलिंग लिटिल डिप्रेस्ड, कि जब मैं थोड़ा सा नर्वस महसूस कर रही थी, डिप्रेस महसूस कर रही थी। एंड वाज सिटिंग एट होम विथ माई चिन इन माई हैंड्स, कि जब मैं अपने घर पे बैठी हुई थी और मेरी चिन जो थी, ठोड़ी जो थी, उसको मैंने अपने हाथों से पकड़ रखा था। बोरेड, और मैं बोर महसूस कर रही थी। और लिस्टलेस का मतलब होता है एनर्जी से रहित, यानी बिल्कुल एकदम नीरस टाइप के महसूस कर रही थी। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, और मैं सोच रही थी कि मैं बाहर जाऊं या अंदर ही रहूं। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वाज ब्रूडिंग, ब्रूडिंग का मतलब होता है विचार करना, और मैं अंततः वहीं रुकी रही जहाँ मैं विचार कर रही थी। यस, और फिर मैंने विचार क्या किया कि पेपर डज हैव मोर पेशेंस, कि पेपर जो होता है उसके पास वो किसी व्यक्ति से ज़्यादा जो है वो धैर्य होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स, और मैंने तभी से ये प्लान किया था, मैंने योजना बनाई थी कि मैं किसी को भी जो है रीड दिस स्टिफ बैकनोट नोटबुक रेफर टू एज ए डायरी, कि ये मुझे डायरी के रूप में जो मजबूत गत्ते वाली जो डायरी जो दी गई है, इसको मैं किसी को भी नहीं पढ़ने दूंगी। अनलेस, तब तक नहीं पढ़ने दूंगी, आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, कि जब तक कि मुझे कोई सच्चा दोस्त नहीं मिल जाता तब तक मैं इस डायरी के अंदर जो भी बातें लिखूंगी मैं किसी को भी पढ़ने की अनुमति नहीं दूंगी। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस, और शायद ये चीज़ें जो है वो बदलने वाली नहीं थी, ऐसा लग नहीं रहा था कि उसके पास में कोई ऐसा सच्चा दोस्त जो है उसको मिल जाएगा। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट prompted मी टू कीप ए डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, और अब मैं वापस उसी स्थान के ऊपर आती हूँ कि कौन सी चीज़ जो थी जिसने मुझे प्रॉम्प्ट किया, मुझे प्रोत्साहित किया डायरी लिखने के लिए। टू कीप द डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, कि डायरी को मैं पहले स्थान पर रखूँ। आई डिडंट हैव एनी फ्रेंड, कि मेरे पास कोई मित्र नहीं था। और यही वजह थी, ये प्रश्न पूछा जाता है कि एन फ्रैंक जो डायरी क्यों लिखना चाहती थी, क्योंकि उसके पास कोई मित्र नहीं था। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, चलो मुझे इसको जो है वो और अधिक स्पष्ट करने दो। सिंस नो वन विल बिलीव, क्योंकि कोई भी मुझ पे विश्वास नहीं करेगा। दैट ए 13-year-old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, कि 13 साल की एक छोटी सी लड़की इस संसार के अंदर इतनी अकेली कैसे हो सकती है। एंड आई एम नोट, और मैं अकेली हूँ भी नहीं। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे बहुत ही प्यारे जो माता पिता है। एंड ए 16-year-old सिस्टर, और एक 16 साल की मेरी एक सिस्टर है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल्स, और यहाँ लगभग 30 दूसरे लोग भी हैं। आई कैन कॉल फ्रेंड्स, जिन्हें मैं जो है फ्रेंड कह सकती हूँ। आई हैव ए फैमिली लविंग आंट्स एंड ए गुड होम, मेरे पास एक अच्छा जो है वो प्यार करने वाला परिवार भी है, चाचियाँ भी हैं, और एक अच्छा घर भी है। यानी ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी जो है मेरे पास कोई अच्छा दोस्त नहीं है। नो, ऑन द On the surface, I seem to have everything except my one true friend, कि ऊपरी तौर पे यदि देखा जाए तो मेरे पास एक सच्चे दोस्त के अलावा और सारी चीज़ें हैं। All I think about, इन सारी चीज़ों के बारे में जब मैं सोचती हूँ। When I am with friends, जब मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ। Is having a good time,
तो मेरा समय बहुत ही अच्छा गुजरता है। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डनरी एवरीडे थिंग्स, कि जब मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ तो मैं उनके साथ में जो दैनिक जीवन की जो बातचीत होती है, ऑर्डनरी सामान्य जो चीज़ें होती है, वो बातचीत तो मैं उनके साथ में कर लेती हूँ। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, लेकिन हम और अधिक क्लोज जो है उन दोस्तों के पास में नहीं जा पाते हैं, क्योंकि वो मेरे इतने सच्चे दोस्त नहीं है कि मैं उनको मेरे अंदर की सारी भावनाएं उनको मैं बता सकूं। एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और यही वो समस्या है, और यही उसी समस्या की वजह से वो डायरी लिख रही है। मे बी इट इज़ माई फॉल्ट, हो सकता है कि ये मेरी गलती हो। दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, कन्फाइड का मतलब होता है कंप्लीटली ट्रस्ट करना, कि शायद हम एक दूसरे के ऊपर जो है इतना ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, भरोसा नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए मैं उनको जो मेरी प्राइवेट बातें जो है वो शायद मैं नहीं बता पाती हूँ। तो हो सकता है ये मेरी गलती हो। इन एनी केस, फिर भी दैट इज़ जस्ट हाउ थिंग्स आर, जैसे भी चीज़ें हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली, और दुर्भाग्य से, दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, और ऐसा लगता भी नहीं है कि ये चीज़ें बदल जाएगी। क्यों नहीं बदलेगी? क्योंकि वो देखो, आपको पता ही है कि लगभग 2 साल वो जो है उसी हिडन रूम्स के अंदर बंद रहे थे, तो वो बाहर जा नहीं सकते, और अंदर के लोगों के साथ उनकी इतनी घनिष्ठता नहीं है कि वो उनको निजी बातें जो है, जो भी उसके मन में आए वो उनको कह नहीं पाती है। तो इसीलिए वो कह रही है कि ये स्थिति जो है ये बदलने वाली जल्दी ही नहीं है। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और यही वजह थी कि मैंने डायरी को लिखना स्टार्ट किया। इन्हेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड ऑफ माई इमेजिनेशन, कि मेरी कल्पनाओं का ये जो मित्र, जो लंबे समय से प्रतीक्षित मेरा ये जो मित्र जो था, मैं इसकी इमेज को और बढ़ा देना चाहती हूँ। आई डोंट वांट टू जोट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी, और जोट डाउन का मतलब होता है तुरंत ही लिख देना, कि मैं इस डायरी के अंदर जो है तथ्यों को तुरंत ही नहीं लिख देना चाहती हूँ। द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जिस तरीके से ज़्यादातर लोग जो है वो करते हैं। बट आई वांट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, मैं चाहती हूँ कि ये डायरी जो है मेरी एक दोस्त हो। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड, और मैं मेरे इस दोस्त को जो है मैं किट्टी नाम जो है वो रखने जा रही हूँ, कि मैं इसको जो है अपना दोस्त कहूँगी, और इसको किट्टी नाम से जो है इसको संबोधित करूँगी। तो इसके साथ ही आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, और अगले पार्ट के अंदर जो है इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए